हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रोहित सर आज फिर आपके सामने अपने इस पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने इस पार्थ एजुकेशन परिवार के इस सेक्शन में आज आपको ऐसे सब्जेक्ट का ज्ञान देने जा रहे हैं, आपकी ऐसी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं। एक्चुअल में देखिए, ये सब्जेक्ट जो होता है आपका, ये सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी होता है। जी हाँ, ये सब्जेक्ट जो होता है ये आपका साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी ये एक्चुअल में एक सब्जेक्ट है आपका मनोविज्ञान। जी हाँ दोस्तों, एक सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। तो इस मनोविज्ञान का पार्ट सेक्शन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस मनोविज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ये आपका बाल मनोविज्ञान है। जी हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है ये आपका बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया होती है। अब इस चाइल्ड साइकोलॉजी की प्रक्रिया के बाद जो इसका एक छोटा सा हिस्सा आता है आप सबके यहाँ, पैडागॉजी होता है। जी हाँ, इसके 3 सेक्शन बनते हैं। पैडागॉजी जो होता है वो शिक्षण शास्त्र की प्रक्रिया होती है। पैडागॉजी को हम शिक्षण शास्त्र की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसके जो सेगमेंट बढ़ते हैं दोस्तों, इसके जो भाग बढ़ते हैं वो आपके 3 भागों में बांटते हैं। आप चाहे आप में से कोई भी दोस्त हो, चाहे आप टेट का एग्जाम देते हो, चाहे आप सीटीटी का एग्जाम देते हो, चाहे आप सुपर टीटी का एग्जाम देते हो, और चाहे आप दोस्तों नेट का एग्जाम देते हो एजुकेशन से, या नेट के एग्जाम के बाद आप एग्जाम देते हो किसी भी केवीएस का, एनवीएस का या DSSB का। जी हाँ, किसी का भी एग्जाम आप देते हो, ये सेगमेंट आपको एक कॉमन सा पार्ट मिलता है। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली बार जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बार जो आपका साइकोलॉजी होता है मेरे दोस्त, साइकोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें हम साइकोलॉजी को मन धन विज्ञान कहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो साइकोलॉजी की शुरुआत हुई वो मन धन विज्ञान से हुई। मन का मतलब है वो विज्ञान की प्रक्रिया होती है, तो मन के विज्ञान की प्रक्रिया होती है। जी हाँ, मन के विज्ञान की प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम कोई भी काम करने जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के मन को जानने जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के मन को और समझने जाते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ठीक, तो जब हम मन के विज्ञान की प्रक्रिया करते हैं तो साइकोलॉजी होती है। लेकिन जानते हैं, मन के विज्ञान के बाद हम इसकी व्याख्या आगे जब करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी जो व्याख्या हुई वो मन के विज्ञान की व्याख्या हुई। ठीक है, मन के विज्ञान की व्याख्या हुई। मन के विज्ञान के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन कहलाने लगा। जी हाँ, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन कहलाने लगा। तो आत्मा के अध्ययन या आत्मा के विज्ञान की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो पढ़ते हैं तो ये व्यवहार का विज्ञान हो गया। जी हाँ, जब प्रक्रियाएं बदलती गई तो ये जो सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया आपका क्या, व्यवहार का विज्ञान हो गया। जी हाँ, ये आपका व्यवहार के विज्ञान के बाद आधुनिक समय में हम इसे क्रिया का विज्ञान कहते हैं। क्रिया का विज्ञान का मतलब होता है करके सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ, क्रिया का विज्ञान जो होता है उसमें करके सीखने की प्रक्रिया होती है। जब कभी भी कोई भी बच्चा कुछ भी करके सीखना जाता है तो उसके आधार पर हम उसके व्यवहार को मापते हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो काम करने की प्रक्रिया में हम किसी भी काम को किस स्तर तक किस तरीके से करते हैं उसके आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। तो ये मनोविज्ञान हो गया। मनोविज्ञान के बाद दोस्तों जो इसका अगला भाग बटा, आपने देखा मनोविज्ञान के बाद जो इसका अगला भाग बटा आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी की। चाइल्ड साइकोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो ये बाल मनोविज्ञान। जी हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है ये बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया होती है दोस्त। बाल मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया होती है इसमें 2 शब्द हैं। जी हाँ, 2 शब्द हैं। एक शब्द आप यहां ध्यान से देखिए, बाल। बाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाल का मतलब होता है बालक। जी हाँ,
बाल का मतलब क्या है? बालक। और मनोविज्ञान का मतलब होता है उसके मन का अध्ययन करना। जी हां, मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का अध्ययन करना, मतलब किसी भी बालक के मन के अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है वो बाल मनोविज्ञान। जी हां, किसी भी बालक के मन के अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है वो मनोविज्ञान की प्रक्रिया होती है। पहले क्या था? जब से बच्चे का जन्म हुआ। पहले क्या था? जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से लेकर एक निश्चित अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते थे। लेकिन वर्तमान कालिक जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान कालिक जो प्रक्रम है दोस्तों, उसमें जन्म से नहीं जोड़ा जाता बल्कि जन्म से पूर्व, जी हां, जन्म से ना जोड़ करके जन्म से पूर्व की अवस्था जोड़ी जाती है। जी हां दोस्तों, जन्म से ना जोड़ करके जन्म से पूर्व की अवस्था जोड़ी जाती है। तो अब हम यहां पर जो जोड़ते हैं दोस्त, जो भी हम प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए अब वर्तमान समय में इसके अंतर्गत जो क्रियान्वयन होता है वो गर्भावस्था से होता है। चाहे आप नेट का एग्जाम एजुकेशन से दे रहे हो, जी हां, चाहे आप नेट का एग्जाम होम साइंस से दे रहे हैं, होम साइंस और एजुकेशन या साइकोलॉजी से दे रहे हैं, या मेरे दोस्त आप सीटीईटी को जुलाई में देने जा रहे हैं, सीटीईटी को आप जुलाई में देने जा रहे हैं, या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप आने वाला एमपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम गर्भावस्था से वेरीफाई होते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव टू कंडक्ट विथ मी कि आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं कि नहीं, सारी चीजें सबको समझ में आ रही। तो ये बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया हो गई जो गर्भावस्था से चलती है। अब हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। जी हाँ, जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप एक नॉर्मल सा हम क्वेश्चन लेते हैं और उस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। एक क्वेश्चन आया था, सीटीईटी का क्वेश्चन था तो सीटीईटी का क्वेश्चन, लेकिन सब लोग, जी हां, सब लोग इसमें आप अपना कमेंट देंगे, सारे लोग कमेंट देंगे। पहले सारे दोस्तों से मेरा एक वादा करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। एक सीधा सा प्रश्न है आपके सामने, शैशवावस्था की आयु बताइए, शैशवावस्था की आयु बताइए। आपको सीधा सा बहुत इजीली क्वेश्चन मैंने पूछा है दोस्त, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा, देखते हूं कौन लोग आंसर देते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। आप में से सारे दोस्तों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जी हाँ, शेयर और लाइक कर दीजिए। ढिलोन जी, सीमा जी, दिशु जी, सुजाता जी, मधु जी, अजीत जी, सोनिया जी, राधा जी, रेखा जी, सारे मेरे दोस्त हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा, शैशवावस्था की आयु पूछा है। देखता हूं कौन कौन लोग कितने कितने आंसर देते हैं। सीधा एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, अनामिका जी का भी, वीके मिश्रा जी का भी। देखिए वीके मिश्रा जी का आंसर आया, मैं लिखता भी जाता हूं 0 से 6। चलिए, वीके मिश्रा जी का आंसर आया 0 से 6। सुजाता राय ने आंसर दिया जन्म से 3। सुजाता राय ने आंसर दिया जन्म से 3। आप में से और देखिए, सीमा जी ने आंसर दिया 0 से 5। जी हां, 0 से 5। अब अमित जी का आंसर आया 0 से 6, 0 से 6। चलिए, बहुत गुड। देखिए, आप बताने की कोशिश करिए, जब आप बताएंगे नहीं तब तक आपको कैसे क्लेरिफाई होगा। ठीक है, साक्षी जी का भी आंसर 0 से 5 या 6 है। सीताराम जी का भी आंसर 0 से 6 है। रुद्रा जी का भी, रमेश जी का भी, सारे लोगों का आंसर 0 से, कुछ लोग 0 से 9 भी है। अब देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये आप सब ने आंसर दिए, लेकिन मैं एक आंसर आपको बता दूं, ये सीटीईटी का प्रश्न है, आप उठा के देख लीजिएगा। सीटीईटी का प्रश्न है, सीटीईटी के प्रश्न में इसमें आंसर आया था जन्म से 2 वर्ष। जी हां, इसमें आंसर आया था जन्म से 2 वर्ष। ये सीटीईटी के आपको आंसर पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जी हां, सीटीईटी के आंसर पेपर का ये क्वेश्चन है। अब आपको इसके क्वेश्चन वेरीफाई करने, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले जो अवस्था थी, पहले अवस्था जन्म से लेकर एक निश्चित समय तक चलने वाली अवस्था होती थी। जी हां, पहले जो अवस्था थी जन्म से लेकर के एक निश्चित समय तक चलने वाली अवस्था थी, लेकिन वर्तमान काल में अवस्था गर्भावस्था से प्रारंभ होकर पूरे जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, अब मतलब मेरा है, पहले हम जन्म से इसको जोड़ते थे, लेकिन अब गर्भ से इसको जोड़ते हैं। दोनों में ये मूलभूत अंतर होता है। ठीक है, दोनों में ये मूलभूत अंतर होता है। मैं आपको अभी स्पष्ट करता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा कि ये होगा कैसे। जी हां, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये होगा कैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले जो आपका पार्ट था वो साइकोलॉजी, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका पार्ट था साइकोलॉजी, मैंने आपको बताया। साइकोलॉजी के बाद फिर मैंने आपको समझाया एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी हां, फिर मैंने आपको समझाया क्या,
एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रक्रिया हो गई, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रोसेस के बाद, जी हाँ दोस्तों, हम इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास जो वर्जन है, जो वर्ड है, दैट इज द पेडागॉजी। पेडागॉजी जो होती है दोस्त, पेडागॉजी जो होती है, इसे हिंदी में हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं। जी हाँ, हिंदी में हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं। अगर आप में से कोई भी मेरा दोस्त नेट एजुकेशन से दे रहे होंगे, जी हाँ, जो लोग नेट एजुकेशन से दे रहे होंगे, नेट एजुकेशन में एक नया टॉपिक आ गया है सिलेबस में। जी हाँ, नेट एजुकेशन में एक नया टॉपिक आ गया है आपका क्या, पेडागॉजी। जी हाँ, नेट एजुकेशन में एक नया टॉपिक आपका आ गया है क्या, पेडागॉजी। पेडागॉजी जो होता है वो शिक्षण शास्त्र की प्रक्रिया होती है। जी हाँ, पेडागॉजी जो होती है वो शिक्षण शास्त्र की प्रक्रिया होती है। शिक्षण शास्त्र के आधार पर हम कोई भी क्रियान्वयन या कोई भी कार्य करते हैं। शिक्षण शास्त्र क्या, हम किसी भी बच्चे को हिंदी पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, हिंदी के बाद हम उसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी के बाद हम उसे मैथ पढ़ाते हैं, मैथ के बाद हम उसे पर्यावरण पढ़ाते हैं, पर्यावरण पढ़ाते तो हम हर विषय हैं। जी हाँ, पढ़ाते तो हम हर विषय हैं, लेकिन हिंदी विषय में हिंदी को पढ़ाना कैसे है। जब आप किसी भी व्यक्ति को यह सिखाते हैं, ये बताते हैं कि हिंदी विषय की टीचिंग कैसे की जाती है, जैसे गणित विषय की शिक्षण कैसे किया जाता है, इतिहास विषय का शिक्षण कैसे किया जाता है। आप जब सीटीईटी देने जाते हैं तो सीटीईटी में हिंदी आता है। जी हाँ, सीटीईटी में हिंदी आता है, एनवायरनमेंट आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, हर आता सब कुछ है। लेकिन 15 क्वेश्चन आपके मैथ रहते हैं तो 15 क्वेश्चन आपकी पेडागॉजी रहती है, 15 क्वेश्चन हिंदी रहता है तो 15 क्वेश्चन पेडागॉजी रहती है। तो जो पेडागॉजिकल अप्रोच होते हैं, हम किसी भी चीज को, किसी भी बच्चे को किस तरीके से बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, जिससे किसी भी बच्चे की शिक्षण समस्या का क्या होता है, समाधान हो जाता है। जी हाँ, जिससे किसी भी बच्चे की शिक्षण समस्या का समाधान हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पेडागॉजी कहते हैं। जी हाँ, उसे ही हम पेडागॉजी कहते हैं। उसी पेडागॉजी की प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर हम किसी भी बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो देखिए, पहला जो टॉपिक होता है दोस्त, पहला टॉपिक होता है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ग्रोथ और डेवलपमेंट का देखिए, आज हम अपने इस क्लास में, मैं अपनी इस क्लास में एक लंबी क्लास लेकर के आपको लगभग हर टॉपिक के छोटी से छोटी चीजों पर आपका ध्यान देना चाहूंगा। एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें पेडागॉजी या साइकोलॉजी आती है, तो पेडागॉजी या साइकोलॉजी कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है, बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, बहुत ही छोटी सी चीज है। केवल और केवल हम क्या करते हैं, केवल और केवल हम साइकोलॉजी में अपनी बातें दूसरों को बताते हैं, बता करके उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जब हम अपनी बातें दूसरों को बताते हैं, बता करके उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में समस्या का समाधान करते हैं, तो दूसरी चीज, जैसे एक सामान्य सा शब्द है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ को बहुत से लोग वृद्धि कहते हैं। जी हाँ, लेकिन ग्रोथ को मैं जो कहता हूं अभिवृद्धि कहता हूं। क्यों कहता हूं, देखिए ये भी एक प्रश्न है, क्यों कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है, होता तो यहां पर प्रेरणा भी है। जी हाँ, होते यहां पर प्रेरणा है, लेकिन साइकोलॉजिकल एफर्ट्स में आपने हर जगह पढ़ा होगा, तो आपने हर जगह पढ़ा होगा अभिप्रेरणा को। पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी बताइए। होता तो क्षमता भी है। जी हाँ, होता तो क्षमता भी है, लेकिन साइकोलॉजिकल एफर्ट्स में हर जगह लिखते हैं हम क्या, अभिक्षमता लिखते हैं। साइकोलॉजिकल एफर्ट्स में लिखते हैं हम क्या, अभिक्षमता लिखते हैं। फिर होती तो रुचि भी है, होती तो रुचि भी है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल एफर्ट्स में लिखते हैं क्या, अभिरुचि लिखते हैं। दोस्तों, क्या साइकोलॉजी का जो विद्वान था वो बेवकूफ था क्या? आप मुझे बताइए, क्या साइकोलॉजी का वो विद्वान बेवकूफ था जिसने इन चीजों पर लिखा? तो हम वृद्धि का प्रयोग ना करके अभिवृद्धि का प्रयोग करते हैं। जो अभिवृद्धि की प्रक्रिया होती है मेरे दोस्त, अभिवृद्धि में किसी भी बालक का शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अभिवृद्धि में किसी भी बालक का शारीरिक विकास होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में किसी भी बालक का शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल के बाद उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है,
मेंटल के बाद उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल के बाद उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इतने डेवलपमेंट के प्रोसेस जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है इतने डेवलपमेंट के प्रोसेस जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। जी हाँ, इतने डेवलपमेंट के प्रोसेस जो होते हैं औपचारिक होते हैं। अब इसमें हम नॉन फॉर्मल चीजों को ऐड करते हैं। जी हाँ, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, नॉन फॉर्मल चीजों को हम ऐड करते हैं, अनौपचारिक प्रक्रियाओं को ऐड करते हैं। नॉन फॉर्मल चीजों को जब हम ऐड करते हैं, अनौपचारिक चीजों को ऐड करते हैं ना मेरे दोस्त, तो अनौपचारिक चीजों में क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। एक्चुअल में क्रियात्मक पक्ष होता कुछ नहीं है। जी हाँ, कुछ नहीं होता, लेकिन किसी भी बच्चे के होल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए वी वांना गो फॉर अ होल पार्ट। दैट्स व्हाई द रीजन कि वी वांना गो फॉर द एक्शन। क्रियात्मक हो गया, क्रियात्मक के बाद होता है उसका भाषा विकास, इसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी, इसके बाद इसमें जो होता है वो आपका नैतिक विकास, नैतिक के बाद इसमें जो होता है, इसमें होता है आपका क्या, चारित्रिक विकास। जी हाँ, सारे जब हम इसमें औपचारिक पक्षों के साथ अनौपचारिक पक्षों को जोड़ देते हैं तो होल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो शैक्षणिक प्रक्रिया होती है, उसे ही हम विकास की प्रक्रिया कहते हैं। सब दोस्तों को समझ में आ गया? जिन जिन दोस्तों को समझ में आ गया है पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, सारे दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे बता दें, ठीक? मुझे बता दीजिए रोहित सर ऑफलाइन वालों के लिए कुछ करिए बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए है क्या, मेरे सारे दोस्तों को पता होगा कि पूरे इलाहाबाद में आज एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लगभग 20 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित संदिग्ध हालत में पाए गए। जी हाँ, अब उसमें आज के पेपर में भी उनके नाम एड्रेस बकायदा दिए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ डीएम साहब ने एडवाइजरी जारी करके सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ऑफलाइन बंद कर दिया। तो मैं अपने ऑफलाइन के सारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ एनरोलमेंट करा रखा है, उनसे मैं कहूंगा कि वो लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े। और जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं करना क्या है, उनकी भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मैं जो लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं वो अपने आई कार्ड का फोटोकॉपी या फोटो स्नैप करके हमें 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं अपने सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के माध्यम से जितनी कनेक्टिविटी, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक दैट आप हमारे यहाँ होम साइंस नेट पढ़ रहे हैं, होम साइंस नेट हमारी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ आप यूजीसी फर्स्ट पेपर जो है ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं, आप हमारे यहाँ सीटीईटी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं, आप हमारे यहाँ सुपर टीईटी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं। ठीक, किसी भी ब्रांच में, मैं आपको बोल रहा हूं ना, किसी भी ब्रांच पे आप कोई भी कोर्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, किसी भी ब्रांच पे कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, आप केवल अपना एडमिट कार्ड जो आपकी आईडी प्रूफ है या आपके पास फीस की रसीद है उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और सारे दोस्तों से बोल दीजिए कि ऑनलाइन फीस अब हाफ है। फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन क्लास की जितनी भी फीस है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास की जितनी भी फीस है दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं, हाफ का मतलब होता है आधी। जी हां, हाफ का मतलब क्या है, आधी। आप चाहे यूजीसी फर्स्ट पेपर में एडमिशन लें, चाहे आप सीटीईटी में एडमिशन लें, चाहे आप सुपर टीईटी में एडमिशन लें, चाहे आप होम साइंस में एडमिशन लें, चाहे आप एजुकेशन में एडमिशन लें, किसी भी, हम भी कोरोना वायरस से अपने हर दोस्तों का बचाव करना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सारे दोस्त, वीके मिश्रा जी, चंदौली जी, कुंज जी, श्री जी, राधा जी, अरुण जी, अजीत जी, एसके राय जी, नेहा शर्मा जी, सारे लोग क्या इस वीडियो को अभी तुरंत इतना वायरल कर देंगे कि कम से कम 100 लोग लाइव आ जाएं? कम से कम अभी 50 लोगों की जरूरत है, 100 लोग लाइव आने चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं टॉपिक की। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया में अवस्थाएं थी। जी हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया थी उसमें अवस्थाएं थी। अगर 100 लोग लाइव आ गए
तो मैं जो ने कहा है वो मैं अभी तुरंत कर दूंगा। जी हाँ, 100 लोग लाइव आ जाएंगे तो मैं तुरंत कर दूंगा। अब अवस्थाओं के, तो देखिए अवस्थाओं की प्रक्रिया में पहले जो हमारी अवस्थाएं थी, जी हाँ, अवस्थाओं की प्रक्रिया में पहले जो हमारी अवस्थाएं थी, पहले केवल 3 अवस्थाएं थी। जी हाँ, पहले हमारे यहाँ 3 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था जो थी वो हमारी थी शैशवावस्था। जी हाँ, सबसे पहली हमारी अवस्था थी शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद दूसरी अवस्था थी जो वो बाल्यावस्था। जी हाँ, शैशवावस्था के बाद दूसरी अवस्था तो थी वो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद तीसरी अवस्था जो थी वो किशोरावस्था। जी हाँ, पहले अवस्थाओं के बंटवारे में ये 3 भाग होते थे। शैशवावस्था का समय जब हम जोड़ते थे तो लोग बोलते थे 0 से 6, बाल्यावस्था का समय 6 से 12 और किशोरावस्था का समय 12 से 18। जी हाँ, ये बोलते थे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का भाग हो गया। शैशवावस्था, अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहां 0 से 6 लिखा, तो सबसे पहली चीज हम 0 को डैमेज करते हैं दोस्त, 0 को नहीं काउंट करते, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग, 0 का मतलब कुछ नहीं। जब 0 का मतलब होता है नथिंग, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहां पर हमने लिखा क्या, जन्म से। जी हाँ, पहला करेक्शन हम करेंगे, 0 का मतलब हम कुछ नहीं करके जन्म से करेंगे, तो यहां पर हमने जन्म से कर दिया। अब वर्तमान काल में मैंने अभी आपको बताया शैशवावस्था सीटीईटी में प्रश्न पूछा गया था, तो शैशवावस्था का समय जो आंसर आया था वो जन्म से 2 वर्ष आया था। जी हाँ, शैशवावस्था का जो आंसर आया था वो जन्म से 2 वर्ष आया था। अब लेकिन हमारे यहां आज जो अवस्थाओं का बंटवारा होता है, आज अवस्थाओं का 2 भाग का बंटवारा होता है। एक जो होता है जन्म के पूर्व की अवस्था। जी हाँ, एक जो होता है वो जन्म के पूर्व की अवस्था, और दूसरा जो होता है वो जन्म के पश्चात की अवस्था होती है। ठीक है, एक जो होता है वो जन्म के पूर्व की अवस्था है, दूसरा जो है वो जन्म के पश्चात की अवस्था है। जन्म के पूर्व की जो अवस्था है दोस्त, जन्म के पूर्व की अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। जी हाँ, जन्म के पूर्व की अवस्था को हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं। ठीक है, अब गर्भावस्था का जो समय होता है मेरे भाई, गर्भावस्था का समय होता है, ठीक, गर्भावस्था का समय होता है वो गर्भधारण से लेकर, जी हां, गर्भधारण से लेकर 280 दिन तक होता है। गर्भधारण से लेकर के 280 दिन का समय होता है, वो गर्भावस्था होता। अब इस गर्भावस्था में भी, जी हां, इस गर्भावस्था में भी सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले इस गर्भावस्था के भी 3 भाग होते हैं, भ्रूणावस्था, डिंबावस्था और उसके बाद शिशु अवस्था। जी हां, पहली अवस्था होती है भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था के बाद दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है आपकी डिंबावस्था। डिंबावस्था को ही दोस्तों याद रखिएगा दूसरे नाम से बीजावस्था के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, दूसरे नाम से बीजावस्था के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी अवस्था जो होती है, तीसरी अवस्था जो होती है ये होती है आपकी कौन सी, शिशु अवस्था। लेकिन याद रखिएगा इसको शैशवावस्था नहीं बोलेंगे मेरे भाई, याद रखना इसको शैशवावस्था नहीं बोलेंगे, इसको, जी हाँ, इसको शैशवावस्था नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कौन सी अवस्था, शिशु अवस्था। तो ये हमारा गर्भधारण के पूर्व की अवस्था है। जी हाँ, गर्भधारण के पूर्व की अवस्था है। उसके बाद जन्म के पश्चात की अवस्था। जन्म के पश्चात की अवस्था की जब हम व्याख्या करते हैं मेरे भाई, तो जन्म के पश्चात की अवस्था में पहली अवस्था जो होती है इसको हम नवजातावस्था बोलते हैं। जी हाँ, पहली अवस्था जो होती है, पहली अवस्था नवजातावस्था बोलते हैं। इसका समय होता है जन्म से लेकर के 2 सप्ताह। जी हाँ, नवजातावस्था का समय जो होता है वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। दूसरी अवस्था जो होती है ये शैशवावस्था है। जी हाँ, दूसरी अवस्था जो है हमारी शैशवावस्था है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष। जी हाँ, 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष, शैशवावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष। अब यहां देखिए, यहां जो सीटीईटी में प्रश्न पूछा गया था कि शैशवावस्था का समय, आपके सामने काउंट कर लीजिए, आपके सामने देख लीजिए, शैशवावस्था का समय कब से कब तक, जन्म से 2 वर्ष। जी हाँ, शैशवावस्था का समय कब से कब तक, जन्म से 2 वर्ष। और यहां मेरे अनुसार भी आप देखिए कितने साल तक शैशवावस्था है, 2 वर्ष तक है। फिर आगे बढ़ते तीसरी अवस्था है इसमें बाल्यावस्था।
जी हां, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष। जी हां, बाल्यावस्था का समय है 2 वर्ष से 10 वर्ष। अब यहां फिर से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, दिशु जी, सुभ्राशी जी, विभा मिश्रा जी, सौरभ जी, रागिनी जी, कुंज जी, नेहा शर्मा जी, सोनू जी, एसके राय जी, ज्योति जी, राधा जी, सारे लोगों से मैं एक प्रश्न पूछूं, प्रश्न का उत्तर देंगे आप सारे मेरे दोस्त? प्रश्न का उत्तर देंगे सारे मेरे दोस्त? बताइए, प्रश्न का उत्तर देंगे मुझे? अगर प्रश्न का उत्तर आप देते हैं तो मेरा प्रश्न है, बाल्यावस्था के बाद अगली अवस्था कौन सी है? जी हां, मेरा प्रश्न आप सुन लीजिए, बाल्यावस्था के बाद, मेरा प्रश्न आप सुन लीजिए, बाल्यावस्था के बाद अगली अवस्था कौन सी आएगी? जल्दी बता दीजिए, बाल्यावस्था के बाद अगली अवस्था कौन सी आएगी? सारे दोस्त मुझे बता दीजिए, बाल्यावस्था के बाद अगली अवस्था कौन सी आएगी? देखता हूं कौन से दोस्त मेरे बताते हैं बाल्यावस्था के बाद अगली अवस्था कौन सी आनी है। ठीक है, सारे दोस्त बताइए, बाल्यावस्था के बाद। देखिए, चिंटू जी ने कहा किशोरावस्था, यहां देखिए बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद अगली अवस्था कौन सी आ रही है? जितेंद्र जी ने कहा किशोरावस्था, ज्योति जी, रोली गुप्ता जी ने कहा उत्तर बाल्यावस्था, वो तो बाल्यावस्था का भाग ही होगा। ठीक है, नेहा जी ने कहा, सुभ्राशी जी ने कहा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। देखिए, सारे लोग यहां किशोरावस्था कह रहे हैं, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू केवीएस क्वेश्चन, जी हां, केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा था, अब यही प्रश्न का उत्तर है जो आपका आंसर गलत हो सकता है। चाहे आप होम साइंस के हो, चाहे आप एजुकेशन के हो, चाहे सीटीईटी। आज तक आपको पता है सीटीईटी का रिजल्ट केवल और केवल 10% गया है, मैक्सिमम सीटीईटी का रिजल्ट 10% गया। यूजीसी नेट के एग्जाम में सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने रटंत विद्या का उपयोग किया होता है। रटंत विद्या के उपयोग करने से यह काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा रटंत विद्या का। तो इसमें चौथी जो अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है वयसंधि अवस्था। जी हां, चौथी अवस्था जो होती है वयसंधि अवस्था, 10 से 14 वर्ष, याद रखिएगा। इसके बाद चौथी अवस्था जो होती है वयसंधि अवस्था, उसका समय होता है कब से कब तक? 10 से 14 वर्ष। देखिए, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन फिर से आपसे बताना चाहूंगा। प्रश्न पूछा गया था बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने वाली अवस्था। जी हां, प्रश्न था बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने वाली अवस्था। तो दोस्तों, यह प्रश्न का उत्तर है आपके सामने, यहां पर प्रश्न का उत्तर है आपके सामने, बाल्यावस्था और किशोरा। वय का मतलब होता है मध्य, वय का मतलब होता है मध्य, और संधि का मतलब होता है जोड़। तो दो के जोड़ने की अवस्था जो होती है वय संधि अवस्था होती है। तो ये चौथा जो हो गया वो आपकी वय संधि अवस्था। जी हां, वय संधि अवस्था के बाद अगली अवस्था जो होती है दोस्त, अगली अवस्था होती है आपकी किशोरावस्था। जी हां, किशोरावस्था का समय हो गया 14 से 20 वर्ष। किशोरावस्था का समय जो हो गया 14 से 20 वर्ष। फिर अगली अवस्था मध्यावस्था, मध्यावस्था 20 से 40 वर्ष। फिर अगली अवस्था प्रौढ़ावस्था। जी हां, प्रौढ़ावस्था है 40 से 60 वर्ष। और लास्ट में जो है वृद्धावस्था, 60 से अधिक आयु वर्ग। दोस्तों, अब वर्तमान समय में अगर आपको अपने प्रश्नों के आंसर सही करने हैं तो इस अवस्था को इस तरीके से लिखेंगे। जी हां, इन अवस्थाओं को इस तरीके से अगर आप नहीं लिखेंगे तो 100% आपके आंसर गलत हो जाएंगे। चाहे आप नेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे होम साइंस में सीडी पढ़ रहे हो, चाहे एजुकेशन में साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे टेट्स का, सीटेट का, सुपर टेट का, केवीएस का, एनवीएस का, किसी भी चीज का आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये चीजें इस तरीके से पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। सबको समझ में आ गया है? जी हां, ठीक, सबको समझ में आ गया है? सारे लोग मुझे बताइए, सारे लोग सबको समझ में आ गया? सारे मेरे दोस्त बताएंगे। आप लोगों ने शायद मेरी बातें, शायद आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर नहीं किया है। जी हां, चलिए, कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, जल्दी बता दीजिए। सारे दोस्तों को इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? जी हां, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक होता है, जी हां, ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज होती है सिद्धांत। जी हां, जो विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत होते हैं, विकास की प्रक्रिया के जो सिद्धांत हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला सिद्धांत है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। जी हां, पहला सिद्धांत है आपका क्या? निरंतर विकास का सिद्धांत।
निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है किसी भी बच्चे का जब से जन्म से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत काल तक, पूरे लाइफ टाइम तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो विकास की प्रक्रिया होती है। कभी भी विकास की प्रक्रिया रुकती नहीं है, कभी नहीं रुकती। हाँ, इसमें दो चीजें होती, कभी कभी विकास की गति बहुत तेज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी विकास की गति बहुत तेज हो जाती है। जब विकास की गति तेज हो जाती है तो लोगों को लगता है विकास हो रहा है, लेकिन कभी कभी विकास की गति मंद हो जाती है। जब विकास की गति मंद हो जाती है तो लोगों को लगता है विकास नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती। बच्चे के जन्म से लेकर के जो पूरे जीवन पर्यंत काल तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया है। दूसरा है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। जी हां, दूसरा जो है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं। जी हां, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, दोनों एक हैं। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, दोनों एक हैं। अब वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत क्या कहता है उसको जान लीजिए। हर बच्चे की रुचि अलग है, हर बच्चे की योग्यता अलग है, हर बच्चे के गुण अलग है, हर बच्चे की विशेषता अलग है। तो जब हर बच्चे के गुण, योग्यता, विशेषता अलग अलग हैं तो सब धान 22 पसेरी नहीं तोलते। जी हाँ, सब धान 22 पसेरी नहीं तोलते। तो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। किसी बच्चे का कोई विकास पहले हो जाता है और किसी बच्चे का कोई विकास बाद में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई बालक किसी काम को पहले करता है और दूसरा बालक उसी काम को बाद में करता है। जी हाँ, कोई बालक किसी काम को पहले करता है और दूसरा बालक उसी काम को बाद में करता है। क्यों? क्योंकि उनके विकास की गतियों में, जी हाँ, उनके विकास की गतियों में परस्पर अंतर पाया जाता है। आपके सगे भाई बहन हो, चांदनी जी के सगे भाई बहन हो या चिंटू जी के सगे भाई बहन हो या रीमा सिंह के सगे भाई बहन हो, सगे भाई बहन हो तो एक का शारीरिक विकास पहले हो गया। जी हाँ, किसी एक का शारीरिक विकास पहले हो गया, लेकिन दूसरे बालक का वही शारीरिक विकास उतने पहले ना होकर बाद में होता है। जी हाँ, उतने पहले ना होकर बाद में होता है। क्यों बाद में होता है? क्योंकि उनके विकास की गतियों में, जी हाँ, क्योंकि उनके विकास की गतियों में परस्पर अंतर पाया जाता है। उनके विकास की गतियों में परस्पर क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। इसे ही हम विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। जी हाँ, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। फिर तीसरा जो है दोस्तों, विकास क्रम का सिद्धांत। तीसरा जो है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत की प्रक्रिया होती है। विकास क्रम का सिद्धांत कहता है क्या? विकास क्रम का सिद्धांत कहता है किसी भी बालक के विकास की प्रक्रिया में जो क्रम होता है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, मतलब किसी भी बालक की विकास की प्रक्रिया में चाहे जो पक्ष हो, चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे सांवेगिक पक्ष हो, चाहे नैतिक पक्ष हो, चाहे चारित्रिक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, किसी भी बालक के विकास की प्रक्रिया में जितने भी पक्ष होते हैं, सभी के सभी पक्ष का विकास जो होता है वो क्रमिक होता है। जी हाँ, सभी के सभी पक्षों का विकास होता है, क्रमिक होता है। और इसमें किसी भी क्रम को हम ओवरलैप नहीं कर सकते। जी हाँ, और इसमें किसी भी क्रम को, जी हाँ दोस्तों, और इसमें किसी भी क्रम को हम ओवरलैप नहीं कर सकते, कभी भी छोड़ नहीं सकते। मतलब विकास की प्रक्रिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसे ही हम विकास क्रम का सिद्धांत कहते हैं। अब अगला जो सिद्धांत है, जी हाँ, अगला जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुपर टीईटी, कोई भी, चाहे आप नेट दे रहे हो या सीटीईटी दे रहे हो, पिछली बार सुपर टीईटी कुछ लोगों ने दिया होगा,
जल्दी बता दीजिए कितने लोगों ने दिया, ईमानदारी से बता दीजिए। देखिए मुझसे झूठ बोल के क्या करोगे आप, मुझसे झूठ बोल के क्या करोगे? जब शीशे के सामने खड़े होगे ना तो ईमानदारी आपके शीशे पर, आपके चेहरे पर झलकती है। मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने पिछली बार सुपर टेट का एग्जाम दिया है तो सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था विकास की निम्नलिखित विशेषता है। जी हां, विकास की निम्नलिखित विशेषता है, यह प्रश्न पूछा था। विकास की निम्नलिखित प्रश्न विशेषता है, यह प्रश्न पूछा था। विकास की निम्नलिखित विशेषता में पहला जो ऑप्शन आया था वो केंद्र से परिधि की ओर था। जी हां, केंद्र से परिधि की ओर पहला जो ऑप्शन था वो केंद्र से परिधि की ओर था। दूसरा जो ऑप्शन था आपका वो सिर से पैर की दिशा में। जी हां, दूसरा जो ऑप्शन था वो सिर से पैर की दिशा में। ये दोनों ऑप्शन थे, विकास की विशेषताओं में ये दो थे। अब तीसरा जो ऑप्शन था उपरोक्त दोनों, ये सुपर टीटी का क्वेश्चन था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो था इनमें से कोई नहीं। जी हां, इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन था। इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन था। तो इन चार ऑप्शंस के आधार पर ही, जी हां, ये चार ऑप्शंस के आधार पर ही हम प्रक्रिया बताते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है, अगला जो है इसे हम कहते हैं विकास दिशा का सिद्धांत। जी हां, इसे हम कहते हैं विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत होता है। विकास दिशा का सिद्धांत जो होता है ना, इस विकास दिशा के सिद्धांत के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है ये पहला वाला और दूसरा पक्ष जो है ये दूसरा वाला, ये दोनों ही इसके पार्ट होते हैं। जी हाँ, विकास दिशा का जो सिद्धांत होता है उसमें पहला वाला भी दूसरा वाला भी दोनों पार्ट होते हैं। सबसे पहले सिर से पैर की दिशा में हम सबसे पहले बात करते हैं, सिर से पैर की दिशा में। जी हाँ, इसका एक सिद्धांत है सिर से पैर की दिशा में। सिर से पैर की दिशा में जो सिद्धांत है इसके भी दो भाग होते हैं, एक जन्म के पूर्व होता है और दूसरा जो होता है वो जन्म के पश्चात होता है। जी हाँ, एक जो होता है वो जन्म के पूर्व होता है और दूसरा जो होता है वो जन्म के पश्चात होता है। जन्म के पूर्व माता के गर्भ में जब बच्चे का भ्रूण पड़ता है तो भ्रूण पड़ने के बाद सबसे पहले किसी भी बच्चे का सिर बनता है, सिर के बाद शरीर बनता है, शरीर के बाद हाथ बनता है और सबसे अंतिम में बच्चे का पैर बनता है। याद रखिएगा, माता के गर्भ में सबसे अंतिम में जो बच्चा बनता है वो बच्चे का पैर बनता है। इसी प्रकार से जन्म के पश्चात जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो सबसे पहले कोई बच्चा अपने सिर पर नियंत्रण करता है, सिर के बाद हाथों पर नियंत्रण करता है, हाथों के बाद पैरों पर नियंत्रण करता है और उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद चलना प्रारंभ करता है। तो इसका मतलब होता है किसी भी बालक का जो विकास होता है, जी हाँ दोस्तों, किसी भी बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। किसी भी बालक का जो विकास होता है वो किस दिशा से किस दिशा में? जी हाँ, वो सिर से पैर की दिशा में होता है। तो जन्म के पश्चात हो या जन्म के पूर्व हो, किसी भी बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। केंद्र से परिधि, दूसरा इसका ऑप्शन है केंद्र से परिधि। केंद्र से परिधि क्या है? केंद्र से परिधि का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए, केंद्र से परिधि का मतलब होता है ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, बीच वाला बिंदु है, ये गोला है। सबसे पहले कोई भी बालक अपने शरीर के सबसे नजदीक के अंगों का विकास करता है। फिर सुन लीजिए, सबसे पहले कोई भी बालक अपने शरीर के सबसे नजदीक के अंगों का विकास करता है, फिर धीरे 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 शरीर से दूर के अंगों का, जी हाँ, फिर धीरे 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 करके शरीर से दूर के अंगों का विकास करता है। तो सबसे पहले शरीर के नजदीक का, फिर शरीर से दूर के अंगों का विकास करते हैं। इसे केंद्र से परिधि का सिद्धांत कहते हैं। और ये दोनों भाग होते हैं किसके? विकास दिशा के। जी हाँ, ये दोनों जो भाग होते हैं, ये दो के दोनों भाग होते हैं विकास दिशा के। तो यहां पर हमने पूछा था, प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे, विकास की विशेषता बताइए। तो विकास की पहले विशेषता होती है केंद्र से परिधि की ओर होता है, दूसरी विशेषता होती है सिर से पैर की दिशा में होता है, तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका सही होगा कौन सा? तीसरा। जी हाँ, आंसर इसका करेक्ट होगा क्या? तीसरा होगा। प्रियंका जी, प्रदीप जी, आराधना जी, राधा जी, सौरभ जी, विके मिश्रा जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, संजीव जी, सौरभ जी, सारे दोस्त, जी हाँ, सारे दोस्त मुझे बता दीजिए सबको ये समझ में आया?
अगर सबको समझ में आ गया तो जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और तुरंत शेयर कर देंगे। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं अपने सारे दोस्तों को, हमारी कोचिंग में कल से जो भी एडमिशन होगा अगले 3 दिन के लिए ऑनलाइन, कोई भी, चाहे यूजीसी फर्स्ट पेपर हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सीटीईटी हो, चाहे सुपर टीईटी हो, कोई भी एडमिशन ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो कोई भी एडमिशन ऑनलाइन आपको लेते हैं तो मैं लिख के आज दे रहा हूं हाफ। जी हां, हाफ का मतलब आप जानते हैं कितना फीस लगेगी? आधा। जी हां, कितनी फीस लगेगी? हाफ, 2 दिन के लिए। जी हां, 2 दिन के लिए आप सबको कोरोना वायरस की तरफ से जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर हमारा कोई भी ऑफलाइन कैंडिडेट है तो वो अपना एडमिट कार्ड 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा। उसकी फीस नहीं लगेगी, जो हमारे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनकी फीस नहीं लगेगी। कोई भी नया कैंडिडेट कुछ भी पढ़ेगा उसकी फीस कितनी लगेगी? हाफ, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन। आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है पहले बताइए, आज आप सब बताएंगे कितनी तारीख है? राधा जी, जी हाँ, राधा जी, संजीव जी, विभा जी, काजल जी, प्रदीप जी, बताइए सारे दोस्त बताइए आज कितनी तारीख है? आज है 17। जी हाँ, आज कितनी तारीख है? 17 मार्च। तो मैं डेट भी लिख देता हूं, कौन कौन से? 18 मार्च, 19 मार्च। जी हाँ, 18 मार्च और 19 मार्च 2 दिन के लिए आप कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई भी क्लास हाफ फीस पे आपको जमा हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे की प्रक्रिया में अगला जो सिद्धांत होता है एकीकरण का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है दोस्तों वो है क्या? आपका एकीकरण का सिद्धांत। जी हां, अगला जो सिद्धांत है वो है आपका क्या? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? पहले कोई भी बालक, जी हां, पहले कोई भी बालक शरीर के किसी एक अंग का, जी हां, पहले कोई भी बालक शरीर के किसी एक अंग का विकास करता है, फिर शरीर के दूसरे अंग का विकास करता है, फिर शरीर के तीसरे अंग का विकास करता है। मतलब हर पक्ष का अलग अलग, जी हाँ, हर पक्ष का अलग अलग विकास करता है। और हर पक्ष का अलग अलग विकास करने के बाद उन सारी चीजों को एक साथ मिला देता है। जी हाँ, उन सारी चीजों को एक साथ क्या कर देता है? मिला देता है और मिला करके एक साथ विकास करता है। तो इसीलिए इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एकीकरण का। जी हाँ, इसीलिए इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जी हाँ, इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो पहले अलग अलग विकास की प्रक्रिया होती है, फिर एकीकरण का हो जाता है। अगला जो सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जी हाँ, अगला जो सिद्धांत है वो है आपका क्या? परस्पर का संबंध दूसरे पक्षों से जरूर होता है। जी हां, सभी पक्षों का जो संबंध है वो दूसरे पक्षों से जरूर होता है। अब जब सभी पक्षों का संबंध दूसरे पक्षों से होता है तो उसमें होता क्या है? किसी भी बालक के किसी एक पक्ष का विकास होने पर, जी हां, किसी भी बालक के किसी एक पक्ष का विकास होने पर विकास की प्रक्रिया के दूसरे पक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मेरा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सारा विकास बराबर है, अभी मैं यहां से जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा हाथ पैर कट जाए, तो मेरा शारीरिक विकास प्रभावित हो जाएगा। लेकिन उस शारीरिक विकास के प्रभाव से, जी हाँ, उस शारीरिक विकास के प्रभाव से मेरा मानसिक विकास भी प्रभावित हो जाएगा, मेरा सामाजिक विकास भी प्रभावित हो जाएगा, मेरा सांवेगिक विकास भी प्रभावित हो जाएगा। मतलब एक विकास की प्रक्रिया से मेरे ढेर सारे विकास प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब विकास कैसे होते हैं? परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जी हाँ, वो सारे के सारे विकास कैसे होते हैं? तो वो सारे के सारे विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत। प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत। प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत। जी हां, प्रत्येक अवस्था, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो। जी हां, कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में, शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, चारित्रिक सारा विकास होता है। बाल्यावस्था में सारा विकास होता है, किशोरावस्था में सारा विकास होता है।
जी हाँ, होता प्रत्येक अवस्थाओं में प्रत्येक विकास है, लेकिन किसी अवस्था में कोई विकास तीव्र गति से होता है और दूसरी अवस्था में वही विकास जो होता है मंद गति से होता है। जी हाँ, किसी अवस्था में कोई विकास तीव्र गति से होता है और दूसरी अवस्था में वही विकास मंद गति से होता है। क्यों? क्योंकि विकास की प्रक्रिया में परस्पर अंतर पाया जाता है। जी हाँ, तो प्रत्येक अवस्था की अपनी कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। ठीक है, अगला है भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी का सिद्धांत। जी हाँ, भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है किसी भी बालक के जो वर्तमान काल की अवस्था है, जी हाँ, किसी भी बालक की जो वर्तमान काल की अवस्था है उस अवस्था की विशेषताओं को हम देखते हैं। जी हाँ, और उस अवस्था की विशेषताओं को देखने के बाद हम शैशवावस्था में अगर कोई भी बालक मंद बुद्धि का है तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि किशोरावस्था में वह बालक प्रतिभाशाली हो जाए। तो शैशवावस्था में उस बालक की जो विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था में जो विशेषताएं हैं, उसी के आधार पर हम किशोरावस्था में बच्चे का ये अध्ययन करते हैं कि किशोरावस्था में भी इसकी वही विशेषताएं होंगी। तो भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है आज के किसी भी बच्चे के वास्तविक परिदृश्य को देखकर जब हम उसके भविष्य का अंदाजा लगाते हैं तो उसी को हम भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सबसे पहले मुझे आप सब लोग बताइए, जितने लोग देख रहे हैं, अनामिका जी, रेखा जी, विजय जी, नेहा जी, सुब्रा जी, राधा जी, भानु जी, मयंक जी, शशि जी, राजीव जी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए वातावरण क्या है। ठीक है, देखिए वातावरण और वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है। वातावरण और वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया होती है दोस्त, उसमें लोग कहते हैं जो हमारे चारों ओर है, जी हाँ, उसमें लोग कहते हैं जो हमारे चारों ओर है वो वातावरण है। लेकिन अगर जो चारों ओर है वातावरण है दोस्त, तो वो पर्यावरण आपका क्या है? जी हाँ, तो दोस्त वो आपका पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण परिधन आवरण होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे, परिधन आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ। जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसे पर्यावरण कहते हैं। जी हाँ, तो जो चारों ओर से घिरा है वो पर्यावरण है। तो पर्यावरण की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा होता है वातावरण। ठीक है, वातावरण में जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बालक को, जी हाँ, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बालक को उत्तेजित करती है, प्रभावित करती है, उसे ही हम वातावरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम सामान्य भाषा में जब लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिला। जी हाँ, लोग क्या बोलते हैं? जो हमें हमारे माता पिता से मिला वो वंशानुक्रम होता है। लेकिन इसके अलावा भी वंशानुक्रम में ढेर सारी चीजें होती है दोस्त। जैसे आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन आया था, शुक्राणु, शुक्राणु के बाद अंडाणु, अंडाणु के बाद युग्मज और युग्मज के बाद ब्लास्टोसिस्ट। जी हाँ, युग्मज के बाद ब्लास्टोसिस्ट। ये चार चीजें आपके आई थी। इन चारों चीजों के आधार पर, जी हाँ, इन चारों चीजों के आधार पर शैक्षणिक प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। तो ये चारों चीजें तो याद रखिएगा, वंशानुक्रम केवल इतना ही नहीं होता, वंशानुक्रम में और भी बहुत सारी चीजें होती। ये सारी चीजें आपके किसी भी बालक के विकास के सिद्धांतों में होती है। सारी चीजें सबको समझ में आ गई हैं? सर मैं आपके यहाँ ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ, शुक्ला मार्केट कोचिंग का। सारे दोस्तों को इतनी चीजें समझ में आ गई? पहले सारे दोस्तों को इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो सब लोग लिखेंगे ओके। जी हाँ, जो दोस्त मुझे ओके लिख देंगे उनको विद्या कसम है जो नहीं लिखा, और जिसने 100 लोगों को इस वीडियो को शेयर नहीं किया उसको विद्या माता की कसम है। याद है बचपन में विद्या माता की कसम खाते थे? विद्या माता की कसम है। जी हाँ, विद्या माता वाली कसम है। अगर नहीं शेयर किया और इस वीडियो में लाइक नहीं किया तो ठीक है। तो सब लोग बताइए, जल्दी बताइए कि सबको समझ में आ गया है? जी हाँ,
ठीक, सब लोगों को समझ में आ गया है? सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सारे लोग बता दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, सारे लोगों को समझ में आ गया है। देखिए रोली जी को भी समझ में आ गया, रेखा जी को भी, राधा जी को भी, सारे लोगों को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। आज मैं फिर से इसमें एक आपको चीज बताता हूं, भाषा विकास। जी हाँ, इसमें एक फैक्ट है, देखिए आपका भाषा विकास, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा चोम्स्की का। जी हाँ, भाषा विकास की प्रक्रिया में एक सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, किसका? चोम्स्की का। चोम्स्की के बाद आपने एक सिद्धांत इसमें पढ़ा है वाइगोत्स्की का। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं वाइगोत्स्की का भी भाषा विकास का सिद्धांत है, केवल चोम्स्की का नहीं है भाषा विकास का, वाइगोत्स्की का भी भाषा विकास का सिद्धांत है, भाषा विकास की प्रक्रिया। अब भाषा विकास की प्रक्रिया में, भाषा विकास की प्रक्रिया में हमारे पास 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले भाषा विकास में सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना और पढ़ने के बाद लिखना, ये 4 फैक्टर्स होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका सीक्वेंस बनाना है आपको। जी हाँ, इनका सीक्वेंस बनाना है आपको, तो इसी आधार पर इनका सीक्वेंस बनेगा। सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना। जी हाँ, सारे लोगों को ठीक है, नेट के ये टॉपिक है सर? बिल्कुल है। नेट में साइकोलॉजी में अगर होम साइंस पढ़ रहे हैं तो सीडी है, और एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। रिंकी रावत जी नमस्कार, सारे दोस्तों को नमस्कार, सारे दोस्तों को नमस्कार, सारे दोस्तों को नमस्कार है जो हमारे यहाँ अभी ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन, जो ऑफलाइन एडमिशन ले चुके हैं वो लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन जुड़कर कोरोना वायरस की वजह से जब तक छुट्टी है तब तक पढ़ाई कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, मैंने बार बार बताया, उनकी कल 2 दिन आधी फीस में एडमिशन होगा, केवल 2 दिन, केवल 2 दिन आधी फीस में एडमिशन होगा। जी हाँ, अब देखते हैं कितने लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, कितने लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आप सबको ये वीडियो शेयर करना है, सबको बताना है, ठीक है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको हम 2 कौशलों में बांटते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम 2 कौशलों में बांटते हैं। एक जो होता है हमारे यहाँ ग्रहण कौशल होता है, और ग्रहण कौशल के बाद दूसरा कौशल जो होता है हमारे यहाँ, ये होता है आपका अभिव्यक्ति कौशल। जी हाँ, एक ग्रहण कौशल होता है, एक अभिव्यक्ति कौशल होता है। जी हाँ, एक ग्रहण कौशल होता है, ठीक। साक्षी जी, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, रायबरेली, कानपुर और इलाहाबाद में 6 ब्रांच हैं, तो आप कहीं भी हमसे संपर्क कर सकती हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक। भाषा विकास की प्रक्रिया में 2 कौशलों का मुख्य रूप से योगदान होता है, एक ग्रहण कौशल, एक अभिव्यक्ति कौशल। अब ग्रहण कौशल इनमें से कौन सा है, अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं दोस्त। ग्रहण, जो दूसरे के द्वारा दिया जाए और जिसे हम ग्रहण करें। जी हाँ, जो दूसरा कोई व्यक्ति दे, जो दूसरा कोई व्यक्ति दे और जिसे हम ग्रहण करें। जी हाँ, तो दूसरे के द्वारा दिया जाए और हमारे द्वारा लिया जाए, वो ग्रहण होता है। अभिव्यक्ति क्या होता है, मेरे द्वारा दिया जाए और दूसरे के द्वारा लिया जाए। जी हाँ, मेरे द्वारा दिया जाए और दूसरे के द्वारा लिया जाए। जैसे मैं आपको दे रहा हूं और आप ले रहे हैं, तो मेरे द्वारा दिया जाए, आपके द्वारा दिया जाए, तो मेरा जो होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभिव्यक्ति होती है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ग्रहण होता। तो जैसे अब हम देखते हैं सुनना, सुनने में क्या होता है, दूसरा कोई बोलता है तब तो हम सुनते हैं। जी हाँ, दूसरा कोई बोलता है तब तो हम सुनते हैं। सारे लोग बता दीजिए, दूसरा कोई बोलता है तब तो हम सुनते हैं। जब दूसरा बोलता है तब हम सुनते हैं, तो सुनना जो है दोस्तों, ये आपका ग्रहण कौशल। जी हाँ, जब दूसरा कोई बोले और हम सुने तो ग्रहण कौशल। बोलना, बोलने में आप बोलते हैं, बोलने में आप बोलते हैं और दूसरा उसको लेता है। जी हाँ, बोलने में आप बोलते हैं और दूसरा उसको लेता है। तो जब आप बोले और दूसरा कोई उसको ले, तो वो जो होगा वो कौन सा कौशल, अभिव्यक्ति कौशल। वो कौन सा कौशल, अभिव्यक्ति कौशल। समझ में आया? सबको समझ में आया? जिन जिन लोगों को समझ में आएगा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बता देंगे कि आधी फीस में एडमिशन ऑनलाइन शुरू है। सीटेट का, सुपर टेट का, यूजीसी फर्स्ट पेपर का, एजुकेशन का, होम साइंस का, सबका, चाहे जिस विषय में एडमिशन ले, ठीक। सुनना जो हो गया ग्रहण कौशल, बोलना जो हो गया अभिव्यक्ति कौशल, पढ़ना,
पढ़ने में होता है दूसरे के द्वारा चीजें ग्रहण की जाती है। पढ़ने में हम किताब से लेकर पढ़ रहे हैं, तो किताब से चीजें ग्रहण कर रहे हैं ना मेरे भाई, किताब से चीजें क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो पढ़ना जो हो गया आपका कैसा कौशल, ग्रहण कौशल। जी हाँ, पढ़ना कैसा कौशल, ग्रहण कौशल। लिखना, लिख करके हम लव लेटर देते हैं, किसको, दूसरे को। तो अपनी बात दूसरे को बता रहे हो ना, लव लेटर लिखे हो कि नहीं लिखे हो। आजकल तो मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सारा काम 3 शब्दों का काम चल जाता है, उस पर भी 3 शब्दों में काम। आजकल तो जो टैगिंग का जमाना आया है ना, शॉर्टकट का। हमारे यहाँ एक सर हैं, वो बहुत अच्छे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अमर सर हैं, तो वो छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म की चीज़ें बहुत बताते हैं। जी हाँ, तो उसमें आई लव यू को छोटे से रूप में लिख दिया। तो जब हम लिखते हैं और लिख के दूसरों को बताते हैं, तो अपनी बातें दूसरों को बताते हैं। अब इस इजहार मोहब्बत कैसे बताएं तुमको, तो लिख दिया छोटा सा एक टर्म्स। तो लिखने की जो प्रक्रिया हुई, लिखने का माध्यम हुआ, वो क्या हुआ, अभिव्यक्ति कौशल। जी हाँ, लिखने का जो माध्यम हुआ वो क्या हुआ, अभिव्यक्ति कौशल हुआ। जी हाँ, तो अब यहां देखते हैं दोस्त, यहां देखते हैं हम, जो हमारा सुनना और जो हमारा सुनने के बाद जो हमारा पढ़ना, जी हाँ, ये दोनों जो है वो ग्रहण कौशल हो गए। और बोलना और बोलने के बाद लिखना, ये दोनों कैसे कौशल हो गए, अभिव्यक्ति कौशल। ये किस में आते हैं, भाषा विकास में। जी हाँ, ये किस में आते हैं, भाषा विकास की प्रक्रिया आती है। जी हाँ, ये किस में आते हैं, ये भाषा विकास की प्रक्रिया में आती है। सारे दोस्तों को इतनी चीजें समझ में आ गई है। सारे दोस्त एक बार रिप्लाई कर दें, अगर भाषा विकास समझ में आ गया है तो लैंग्वेज लिख दें। आप लैंग्वेज लिख के रिप्लाई करें। इतनी चीजें अगर आपको सबको समझ में आ गई है तो लैंग्वेज लिख के रिप्लाई करें। जी हाँ, लैंग्वेज आप लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि सबको समझ में आ गया है। जी हाँ, ठीक, लैंग्वेज अगर आपको सबको समझ में आ गया। देखिए, एक लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड है या थी, तो भैया ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना तो थी, शादीशुदा आदमी हूँ। एक केची पेचा भी है 3 साल का। जी हाँ, केची पेचा है, उसी का नाम पार्थ है। तो हमसे मत पूछिए कि मेरी गर्लफ्रेंड थी या, थी की बात तो मैं नहीं जानता, पता नहीं थी कि नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान समय में ऐसा बिल्कुल मत पूछिए मुझसे। ठीक, सब लोग लैंग्वेज लिख दीजिए, समझ में आ गया। चलिए, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, भाषा विकास की प्रक्रिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्वनिम, ठीक, दूसरा है रूपिम, तीसरा है वाक्य विन्यास, और चौथा जो है अर्थ विन्यास। जी हाँ, ये 4 हैं आपके। अब इसके आधार पर किसी भी बालक के भाषा विकास की प्रक्रिया होती है। स्वनिम, रूपिम, अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। देखिए, लर्निंग प्लेटफॉर्म जी को पूछ रहे हैं, मतलब थी, अरे भैया तुम्हारी थी हमारी थी, काव करें, जवानी का जोश था खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया है, अब कोई नहीं है, अब हमको कोनो पुछबो ना करता। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो, अगर कोई हो अड़ोसी पड़ोसी तो बताना। चलो, तो स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। जी, फोनिम, मॉर्फिम, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोनिम, मॉर्फिम, सेंटेंस एंड मीनिंग। जी हाँ, फोनिम, मॉर्फिम, ठीक, और सेंटेंस और मीनिंग, ये 4 होते हैं। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, इनका सीक्वेंस यही रखना है आपको, याद रखिएगा। इनका सीक्वेंस मत करिएगा, गड़बड़ाइएगा, इनका सीक्वेंस यही रखना है आपको। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। जी हाँ, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है आपको। तो आप जब इनका सीक्वेंस बनाएंगे, स्वनिम क्या है, तो याद रखिए, इसको आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए। सारे लोग एक कॉपी पेन लीजिए, फटाक से 2 मिनट का टाइम है, एक कॉपी पेन ले लीजिए। जी हाँ, कॉपी पेन ले लीजिए, सारे दोस्त कॉपी पेन ले लीजिए। तो मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, ये बहुत पूछा जाता है। अगर सीटेट और नेट देने जा रहे हैं तो इसको जरूर पढ़ के जाना, 100% फंसेगा, 110% फंसेगा। क्योंकि सीटेट में लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, 4 लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये चारों में भाषा होती है, भाषा विकास। जब पेन कॉपी ले लीजिएगा तो पेन लिख दीजिएगा। सारे दोस्त मुझे पेन लिख के रिप्लाई कर देंगे। जब आप पेन लिख के सब लोग रिप्लाई कर देंगे, और सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। मैंने आपको बता दिया है कि आज कल से 2 दिन
कल से 2 दिन, कल से 2 दिन का मतलब 18 मार्च और 19 मार्च को हमारे ऑनलाइन किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे XYZ किसी भी कोर्स में, तो आपकी फीस आधी लगेगी। 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आधी लगेगी। जी हाँ, 2 दिन के लिए आधी फीस लगेगी किसी भी कोर्स में। आपको करना क्या है, करना केवल है 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। स्क्रॉल होते हुए आपके नीचे नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है 9451216656। जी हाँ, ठीक है। एमपी-टेट का भी है जी, ये एमपी-टेट में भी आप उठाओ तो भैया, एमपी-टेट हो, यूपी-टेट हो, सीटीईटी हो, सुपर टीईटी हो, नेट होम साइंस हो, नेट साइकोलॉजी हो, नेट एजुकेशन हो, कुछ भी खरीदो, कुछ भी एग्जाम देने जाओगे ये सब में मिलेगा। ठीक है, आपको करना केवल इस पर व्हाट्सअप करना है। अगर व्हाट्सअप कर दोगे तो 2 दिन में आपकी फीस आधी लगेगी। चलिए हम आगे की प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। आगे की प्रक्रियाएं जब हम बात करते हैं दोस्त, तो देखिए सबसे पहले स्वनिम। जी हाँ, सबसे पहले हम स्वनिम की बात करते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, याद रखिएगा, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ध्वनि की सबसे छोटी। रामपाल जी बहुत दिन बाद, रामपाल भैया नमस्कार, बहुत दिन बाद आप आए। गुरुजी को दंडवत प्रणाम, मास्क लगाकर कोरोना है भी तो इंडिया, अब जरूर संदेश दें आप, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। आपकी कृपा और पार्थ एजुकेशन का मार्गदर्शन से मेरा सीटेट और यूपीटेट, तो सुपरटेट में लग जाओ भाई साहब, अभी से सबको मिलेंगी रोज रात को 9 बजे। जी हाँ, प्रतिदिन रात को 9 बजे आप सब तैयार हैं क्लास करने को। और मैं आपको बता दूं, जो लोग नेट वाले हैं, नेट वाले सुन लेंगे, कल 8 बजे से यूजीसी फर्स्ट पेपर की ही पर्यावरण और डीआई की क्लास सबकी होगी, तो 3-3 घंटे की क्लासेज आपको मिलेंगी। सुबह 7 बजे मेरी क्लास होगी नेट में, ठीक, 8 बजे नेट के फर्स्ट पेपर की एनवायरनमेंट की क्लास होगी, और शाम को 7 बजे मैथ और डीआई की क्लास सबकी होगी, सबके लिए होगी। कल से पर डे यही शेड्यूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्त, तो देखिए ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जी हाँ, ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसका आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़े बड़ी से ई, छोटा। हमारे शिवचंद भैया को नहीं आता, इसीलिए इनको पढ़ा रहे हैं, आप लोग मत पढ़ना। इनका एक बेटा है, ठीक, उसको नहीं आता, तो ऐसे इनकी शादी नहीं हुई अभी, लेकिन फिर भी इनको पढ़ा रहे हैं, होने वाले बच्चे के लिए भी सिखा देंगे ना। तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, जी हाँ, ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जी हाँ, अपना इनका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? अगर आपने अनार लिखा तो आ ना हो, लेकिन जो दूसरों के साथ लग के काम करते हैं, जितनी हमारी ये ध्वनियां हैं, इन्हीं ध्वनियों को हम कौन सी ध्वनियां बोलते हैं? फोनीम। जी हाँ, फोनीम। स्वनिफिकेशन। कल आप एडमिशन करा लो पहले, कल फीस आधी है, सबको मैं बता रहा हूं कल फीस आधी है, तो काहे नहीं आधी फीस में एडमिशन करा रहे हो? बाद में कराओगे पूरी फीस जमा करोगे यार। हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं, तुम हमारा यार बात नहीं मान रहे हो भाई साहब, काहे नुकसान कर रहे हो अपना? अगर फायदा है तुमको पूरा पढ़ना है तो क्या नुकसान है तुम्हारा? नुकसान है नहीं है ना, तो नहीं है तो कल एडमिशन जरूर कराना, ठीक है? चलो आ जाओ। अब स्वनिम से बड़ी जो इकाई होती है वो रूपिम होती है। जी हाँ, स्वनिम से बड़ी जो इकाई होती है वो रूपिम होती है। स्वनिम से बड़ी जो इकाई है वो रूपिम होती है। स्वनिम से बड़ी इकाई जो है वो रूपिम होती है, जिसमें जैसे होता है और दिन का भी मतलब होता है, तो ये आपका क्या बन गया? प्रतिदिन। जी हाँ, ये आपका क्या बन गया? प्रतिदिन बन गया। तो जो स्वनिम से बड़ी हो, ठीक है, तो ये जो कंडीशन बनी ये आपकी बनी किसकी? रूपिम की बनी। जी हाँ, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में ये बताइए, मैं नहीं, वाक्य विन्यास में जैसे हमने लिखा, वाक्य विन्यास में हमने लिखा है राम जाता। सारे लोग बताइए ये सेंटेंस सही है राम जाता। क्या ये सेंटेंस सही है? रिंकी रावत जी नमस्कार। दुर्गेश जी, एनवायरनमेंट की क्लास कहाँ गई? कहाँ चलेगी? एनवायरनमेंट की क्लास भी चलेगी कल सुबह 8 बजे, ठीक है?
सर ऑफलाइन वालों का क्या होगा? ऑफलाइन वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अपना एडमिट कार्ड और फीस रसीद हमें नीचे दिए हुए स्क्रॉल होते नंबर पर 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, उनको भी हम ऑनलाइन से जोड़ देंगे। ठीक है, जब तक आपकी क्लास नहीं चल रही है तब तक आपका होगा। ठीक, तो है राम जाता, ये सही नहीं है। जी हां, ये सही सेंटेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, राम जाता है लिख दिया, राम जाता है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तो जब कभी भी किसी भी शब्द को, अक्षरों को उनके एक सुधारात्मक क्रम के रूप में हम रखते हैं, जी हां, उनके एक सुधारात्मक क्रम के रूप में हम रखते हैं, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो वाक्य विन्यास की होती है। वो प्रक्रिया जो होती है वो किसकी होती है? वाक्य विन्यास की। और लास्ट में है अर्थ विन्यास। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम चाय पीता है। मैंने सेंटेंस लिखा दोस्त, सेंटेंस क्या लिखा? मैंने सेंटेंस लिखा राम चाय पीता है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कीजिए, राम चाय पीता है तो राम ड्रिंक्स टी। जी हां, राम ड्रिंक्स टी। राम का मतलब राम, ड्रिंक का मतलब पीता है, टी का मतलब चाय, तो राम चाय पीता है, राम ड्रिंक्स टी। सही है। जल्दी बताइए, सारे लोग बताइए। ठीक है, डेली अब पेडागोगी की क्लास रात को 9 से 10 होगी। एजुकेशन की क्लास मैं जो पढ़ाऊंगा 8 से 9 पढ़ाऊंगा। सुबह 7 से 8 यूजीसी फर्स्ट पेपर होगी। कल मेरी फर्स्ट पेपर की क्लास सुबह 7 से 8 होगी, यूजीसी फर्स्ट पेपर की क्लास। 8 बजे से 9 बजे यूजीसी फर्स्ट पेपर में एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे गौरव निरंजन सर, और शाम को 7 बजे मैथ और डीआई की क्लास होगी। जी हां, ठीक है, वो सबके लिए होगी। तो जल्दी बताइए, राम चाय पीता है, राम ड्रिंक्स टी सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? तो उसका आंसर जान लीजिए क्यों नहीं सही है। क्योंकि जब चाय के साथ होता है तो अंग्रेजी में ड्रिंक शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो यहां हम लिखते हैं टेक शब्द, तो राम टेक्स टी। लेकिन जब हम अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो राम का मतलब राम, टेक का मतलब रेना, चाय का मतलब चाय, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा राम चाय पीता है। लेकिन अर्थ कहता है जब कभी भी किसी भी शब्द का सही अर्थ निकाले, भले उस शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ और हो, लेकिन उसका भावार्थ जो होता है, तो राम टेक्स टी जो है ये राम चाय लेता नहीं होगा, राम चाय पीता है होगा। तो राम टेक्स टी जो होता है ये आपका अर्थ विन्यास हो गया। तो भाषा विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले स्वनिम, दूसरा है रूपिम, तीसरा है वाक्य विन्यास, चौथा है अर्थ विन्यास। मजा आया? मजा ना आए पैसा वापस, मजा ना आए पैसा वापस। जल्दी बता दो शिवचंद भैया कि मजा आया कि नहीं आया। जल्दी सारे दोस्त बता दो यार, ठीक है। और मैं फिर से आपको सबको एक चीज बता देता हूं, कल, जी हां, कल 18 मार्च है और 19 मार्च है। 18 मार्च और 19 मार्च को हमारे किसी भी कोर्स में, ऑनलाइन कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, कोई भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, ठीक, सबको बता दे हाउ, कल 2 दिन हाई छूट, ठीक, तो आपको छूट मिलेगी कितने परसेंट की? 50% की। मतलब फीस आपकी क्या हो गई? आधी। फीस का हो गई आपकी आधी। करना का है? करना है 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप। जी हां, और जौन हमरे गदेल ऑफलाइन में पढ़त होए, उस सारा का सारा गदेल आपन आई कार्ड, चाहे जौन विषय पढ़त हो, चाहे वो पढ़त हो होम साइंस, चाहे पढ़त हो सीटीईटी, चाहे पढ़त हो सुपर, तक कोरोना वायरस बा तब तक क्लास जौन ऑफलाइन बंद बा, तो ऑनलाइन के क्लास के फायदा उठा सकी हैं। ठीक है? अगर ना ठीक है तो बतावा, ठीक है तो बतावा, सब लोग बतावा। जी हां, ठीक है कि ना है? अब रात हो गया है, सुभाष वर्मा जी खाते हैं, जल्दी बता दीजिए दोस्तों। ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? सारे दोस्त मुझे रिप्लाई करके एक बार बता दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी 30 लोग तुरंत लाइक कर दें। जी हाँ, तुरंत के तुरंत। ठीक है गंगेश मणि जी, ठीक है ना? चला गंगेश मणि जी, वीडियो लाइक शेयर हो जाए, चाहे फेसबुक पे वायरल,
व्हाट्सएप पे वायरल, आपके स्टेटस पे वायरल, और हमारा मैसेज जो ना है वो आपके डीपी और स्टेटस पे दिखाई जरूर चाहे। हमारे पास सबके नंबर आ जाए तो हम देखब जरूर। जे जे डीपी स्टेटस पे लगाए रही है ओकर और फायदा होए। बतावा सब लोग सही सही है ना? सारे लोगों को सही है। आप में से जो लोग एडमिशन लेना चाहते होंगे ऑनलाइन, वो 9451216656 पर किसी विषय में कल और परसों 2 दिन एडमिशन लेंगे तो उनकी फीस आधी हो जाएगी। शायद आज तक के लिए इतना पर्याप्त हो गया है। अब कल आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए बता दिया हूं, कल आप में से जिसको कुछ भी पढ़ना हो और नहीं भी पढ़ना हो तो भी व्हाट्सअप जरूर करना यार। मैं आपका अभी रिप्लाई करूंगा। 1 घंटे तक मैं व्हाट्सअप पे अवेलेबल हूं इस नंबर पर। अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई भी समस्या बताना चाहते हैं, व्हाट्सअप करिए, मैं रिप्लाई करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।